नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारत के टूरिस्ट बड़े पैमाने पर थाईलैंड क्यों जा रहे हैं। बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कार्बी, इन जगहों पर क्यों जा रहे हैं, खासकर थाईलैंड की यात्रा क्यों कर रहे हैं। इसको लेके कई तरह की भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं कि सेक्स टूरिज्म के लिए वहां पर जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि मसाज टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा है इसलिए जाते हैं। अलग अलग कारण हैं, लेकिन आज इस बात की हम विवेचना करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बड़े पैमाने पर भारतीय लोग थाईलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो कोविड से पहले 2019 में करीब 19 लाख भारतीयों ने थाईलैंड की यात्रा की थी एज ए टूरिस्ट, पर्यटक के रूप में थाईलैंड गए थे। और कोविड के दौरान ये यात्राएं कम हो गई थी, कुछ हद तक बंद भी हुई थी कुछ समय, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2024 का जो आंकड़ा है, तो 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 21 लाख तक पहुंच गया। जो प्री कोविड की स्थिति है वो तो बहाल हुई, उससे भी ज्यादा हो गया, 2 लाख ज्यादा हो गया। तो 2024 में करीब 21 लाख भारतीयों ने थाईलैंड की यात्रा की एज ए टूरिस्ट, पर्यटक के रूप में। आखिर थाईलैंड में ऐसी क्या खूबी है, ऐसी क्या बात है, क्यों लोग थाईलैंड जा रहे हैं। फिर 2024 का जो नए वीकेंड, जो साल का अंत था, 31 दिसंबर था और नए साल का आगाज था, तो ये कहा गया कि गोवा के बजाय लोगों ने थाईलैंड जाना पसंद किया। लोग पटाया चले गए, लोग फुकेट चले गए, बैंकॉक चले गए, लेकिन गोवा में कम टूरिस्ट गए इस बार, क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट थाईलैंड डाइवर्ट हो गया था। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्या खूबी है, इस पर हम आज एक गहन विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो थाईलैंड की बात करें तो एक हर टूरिस्ट की एक इच्छा होती है कि कभी न कभी वो एक विदेश की यात्रा करे। जब भी विदेश की यात्रा करने का उसका मन करता है या उसका विचार आता है, तो पहला उसका दिमाग में आता है कि वीजा कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, वीजा लगने में लगेगा भी या नहीं लगेगा, कितनी फीस लगेगी, एक उसके दिमाग में ये आती है। दूसरे उसके दिमाग में ये आता है कि हवाई जहाज का टिकट कितना महंगा होगा, क्या बहुत महंगा तो नहीं है, 40,000 का टिकट तो नहीं है, 50,000 का तो नहीं है। दूसरी बात उसके दिमाग में ये आती है। तीसरी बात ये आती है कि वहां पर होटल कितना महंगा होगा। और चौथी बात ये आती है कि वहां पर जगह कैसी होगी। अगर समुद्र किनारे जा रहे हैं तो बीचेज कैसे होंगे, अगर वहां पर कोई उसको सिक्योरिटी को कोई खतरा तो नहीं है, वो अगर पत्नी के साथ जा रहा है या अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, क्या महिलाओं के लिए वहां पर कोई सुरक्षा का खतरा तो नहीं है, क्या वहां पर रात बिरात घूमने में कोई लूट तो नहीं लेगा। ये जो सुरक्षा से जुड़े सवाल आते हैं, या टैक्सी ड्राइवर ज्यादा तो चार्ज नहीं कर लेगा, या कोई बस वाला ज्यादा तो चार्ज नहीं कर लेगा, जैसे टूरिस्ट प्लेस में होता है कि आमतौर पर टूरिस्ट से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये उसकी भावनाएं उसके मन में, दिमाग में उमड़ उमड़ रहता है। तो अब इन पॉइंट का हम एक एक करके विश्लेषण करते हैं। तो पहली बात यह है कि जो थाईलैंड है, उसने उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर निर्भर है। तो जीडीपी का आधे से भी ज्यादा उसका टूरिज्म से आता है। तो इसलिए उसने कई देशों के लिए वीजा फ्री कर दिया, टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री कर दिया। अगर भारत से आपको थाईलैंड जाना है घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो आपको 60 दिन का वीजा फ्री है। आपको न तो कोई वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है, न आपको कोई वीजा का वहां पर उतर के अराइवल वीजा लगाना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए। आप पासपोर्ट लेके अपना सीधे टिकट खरीदिए, एयरपोर्ट पे जाइए और वहां एयरपोर्ट पे उतरिए। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके इमिग्रेशन वाला आपके पासपोर्ट पे 60 दिन का एक ठप्पा लगा देगा कि आप 60 दिन वहां पर रह सकते हैं। अगर आपको और रहना है तो आप 30 दिन का लिए और परमिशन ले सकते हैं, लेकिन 60 दिन के लिए कोई घूमने नहीं जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, ज्यादा ज्यादा 10 दिन, इससे ज्यादा कोई नहीं घूमता है। तो वो सफिशियंट है। तो एक तो जो है कि वीजा की न कोई फीस लगती है, न वीजा के लिए कहीं आपको अप्लाई करना है, न आपको कहीं वीजा का ठप्पा लगाने के लिए लाइन में खड़े होना है। कोई झंझट नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। तो एक तो ये प्रक्रिया बेहद आसान। तो ये एक अट्रैक्शन हो, यहाँ आपका पैसा भी बच रहा है, आपका समय भी बच रहा है, और आपका जो जो आपको अप्लाई करना होता है, ये करना होता है, ये कागज लगाओ, वो कागज लगाओ, ये जो झमेला है सारा, ये टाइम इसमें भी आपका बच रहा है। क्योंकि कई कंट्री में आप अप्लाई करते हैं तो आपको दिखाना होता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका कोई पुराना हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, टिकट दीजिए, आप जाइए। और यहाँ आप तो होटल की बुकिंग तक का नहीं मानते कि आपने होटल वहां बुक करा रखा नहीं, का ये भी कोई पूछता नहीं है। आप जाइए, सीधे बाहर निकलिए। तो एक तो ये प्रोसेस इतना आसान बना दिया, ये एक अट्रैक्शन का पहला कारण ये है। अब दूसरा क्या है कि हवाई जहाज का टिकट कितना महंगा है। देखिए, हवाई जहाज की टिकट की बात करें तो हवाई जहाज की भारत के 15 शहरों से थाईलैंड के लिए हफ्ते में 400 फ्लाइटें हैं। ये काफी ज्यादा है। और नतीजा यह है कि जो हवाई जहाज के किराए हैं
उनमें बड़ा कंपटीशन है, और वो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि समय समय पर अगर आप पहले टिकट टाइम पर बुक करा लें तो आपको 8,000 रुपये से टिकट मिलनी शुरू हो जाती है। एयर एशिया जैसे कुछ इंडिगो जैसे फ्लाइटों में अगर आप टाइम पर टिकट बुक कराते हैं 8-9 हज़ार रुपये से आपको पर टिकट बुक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आप दिल्ली से अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो 8,000 में टिकट मिल रही है, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं तब भी आपको 6,000 रुपये में टिकट मिलनी है। तो टिकट उस हिसाब से 8 से 12,000 के बीच में इसकी रहती है अगर आप समय पर बुक करा लें तो। और वो सीजन का फर्क पड़ता है, कहीं जब पीक सीजन होता है थोड़ा 12-13,000 की आती है, जब ऑफ सीजन होता है थोड़ा कम हो जाती है। तो टिकट बहुत सस्ती में है, 4 घंटे का सफर है फ्लाइट से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो टिकट के प्राइस के दाम कम्पिटिटिव हैं और काफी हद तक वो किफायती भी है। टाइम पर बुक कराए 8,000 में आप चले जाइए। तीसरी बात यह है कि जब होटल, ये देखा गया है कि गोवा में होटल महंगे हैं और बैंकॉक में, पटाया में और फुकेट में यहाँ पर होटल सस्ते मिलते हैं। भारतीय रुपए में अगर कहें तो 2,000 रुपये में आपको थाईलैंड में अच्छी लोकेशन पे स्विमिंग पूल वाला, जिम वाला होटल ब्रेकफास्ट के साथ मिल सकता है, लेकिन गोवा में इतनी आसानी से इस स्टैंडर्ड का होटल नहीं मिलता है। 2,000 में गोवा में होटल मिल जाते हैं, लेकिन उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती, प्रॉपर होटल नहीं होती, गेस्ट हाउस टाइप के मिलते हैं। तो गोवा की तुलना में वहां पर होटल सस्ता है, तो यहाँ आपके पैसे की बचत हो जाती है। तीसरी बात यह है कि खाना पीना, थाईलैंड में आराम से आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है, आराम से वहां पर आपको स्ट्रीट फूड मिल जाता है, तो खाना पीना वहां पर बहुत महंगा नहीं है। और इंडियन फूड जो लोग खाते हैं उनके लिए आसानी से इंडियन फूड मिल जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए तो और भी वहां पर बहुत सारी अच्छी सी फूड की व्यवस्थाएं हैं और स्ट्रीट फूड भी बहुत सारा मिल जाता है। तो खाने पीने का खर्च बहुत ज्यादा नहीं आता है। 180 बाट से लेकर 150 बाट से लेकर 100-200 बाट के बीच में शानदार इंडियन थाली मिल जाती है। और वहां की जो करेंसी है वो भारतीय करेंसी की तुलना में थोड़ा महंगी है। एक वहां की करेंसी बाट है, 100 बाट में 100 बाट का मतलब होता है, एक बाट का मतलब होता है कि 2 रुपये 75 पैसे करीब होता है भारतीय रुपये में। तो जैसे आप डॉलर से तुलना करें तो डॉलर तो $1 में 85 रुपये आते हैं, पाउंड में करवा तो 1 पाउंड में 100 रुपये आते हैं, यूरो में कहो तो 1 यूरो में 90 रुपये आते हैं। तो उस हिसाब से देखो तो एक बाट में 2 रुपये 75 पैसे आते हैं। तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, थोड़ा करेंसी महंगी है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 150 बाट की वहां पर थाली मिल रही है, इंडियन थाली मिल रही है, तो 150 बाट का मतलब हो गया 300, 450, करीब 400 रुपये में आपको शानदार इंडियन थाली मिल रही है, जिससे आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो खाने पीने के हिसाब से बहुत महंगा नहीं है। और जो जगहें हैं जहां पर भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहां पर करीब करीब दाम आपके तय हो रखे हैं, आपकी कीमतें तय हैं, उसमें कोई आपसे कभी भी टूरिस्ट से कोई ओवर चार्जिंग या कोई लूटपाट या कोई फ्रॉड इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। अगर कोई घटना हुई है तो वो रेयरेस्ट हो सकती है, ऐसी कोई घटनाएं वहां पर नहीं होती है। तो इस हिसाब से भी वहां पर सैर करना आसान है। अब हम बात करें पर्यटक स्थलों की, तो वहां पर बीचेज हैं, बीच के लिए थाईलैंड जाना जाता है। बहुत सुंदर बीचेज हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, उनकी सफाई बहुत यूनिक है, देखने लायक है, पानी एकदम नीला है, बहुत सुंदर है, मन आपका खिल जाएगा उसको देख के, आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल हो गया। तो बीचेज बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, जो समुद्री स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, सिक्योरिटी के साथ किया गया है, सुरक्षा के साथ किया गया है। और उसमें जो कीमतें हैं वो निर्धारित की गई है, उस कीमत से ज्यादा कोई आपसे नहीं चार्ज कर सकता और कोई भी आपको नहीं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। जहां तक महिलाओं की सिक्योरिटी की बात है, किसी भी सिक्योरिटी की बात है, पर्यटकों की सुरक्षा की बात है, तो थाईलैंड के लोग ये मानते हैं कि जो वहां पर पर्यटक आते हैं वो इनकी इकोनॉमी को चला रहे हैं और वो उनको बड़े सम्मान देते हैं, बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं। इसलिए किसी भी महिला के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी भी नौजवान के साथ कोई वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जिसको लगे कि आप वहां पर सेफ नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई रात को महिला 2 बजे भी सड़क पर चल रही है तो कोई उसे नहीं टीच कर सकता, कोई उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये एक और खूबी है, जबकि इतनी सुरक्षा गोवा में नहीं है, ये कई बार देखा जा चुका है। इसके अलावा अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर सेक्स टूरिज्म बहुत है, निश्चित रूप से है, लेकिन उस सेक्स टूरिज्म को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट कर रखा है। लेकिन वहां जाने वाला हर व्यक्ति सेक्स टूरिज्म के लिए नहीं जाता है, घूमने के लिए भी जाते हैं। कोई बीच देखने जाता है, कोई वहां की जो बिंदास लाइफ है उसको एंजॉय करने जाता है, कोई वहां की रेत में धूप सेकने जाता है। जैसे यूरोप से जो नागरिक आते हैं, जो अंग्रेज आते हैं,
वो वहाँ की जो रेत में और वहाँ की धूप सेकने आते हैं, क्योंकि यूरोप में धूप बहुत कम आती है, 2 महीने में धूप नहीं आती है, तो उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है, वो तो सिर्फ धूप सेकने आते हैं वहाँ पे। वो आते हैं, कपड़े उतार के रेत में लेट जाते हैं, तो वो धूप सेकते रहते हैं। तो सेक्स टूरिज्म निश्चित रूप से वहां पर है, ऐसा नहीं कि सेक्स टूरिज्म भारत में नहीं है। सेक्स का कारोबार भारत में यहाँ भी होता है, यहाँ चोरी छिपे होता है, वहां की सरकार ने उसे रेगुलेट कर रखा है। और उसका भी फायदा यह है कि उसमें कोई आपसे बेमानी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग इस तरह की चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सरकार द्वारा रेगुलेट है। जो भी वर्कर है, सेक्स वर्कर है, उनके पास आईडी कार्ड है, और जब भी वो कोई हायर करता है उनको, तो वो जिम्मेदारी के साथ उनका कार्ड देख सकता है, उनकी हेल्थ स्टेटस चेक कर सकता है, और जो वहाँ पर जो दूसरे होटल इंडस्ट्री है वो भी उसको रेगुलेट करती है, वो भी उसे चेक करती है, वो भी उसकी निगरानी करती है। तो इसलिए कोई बेईमानी वहाँ पर नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर मसाज बहुत फेमस है, मसाज भी वहाँ पर फेमस है, मसाज भारत में भी होती है, लेकिन वहाँ पर जो मसाज होती है, वहाँ कुछ ट्रेडिशनल मसाज है उनकी, जो सिर्फ वहीं पर होती है, जैसे नूरू मसाज है, कुछ और ट्रेडिशनल मसाज है, उनको नाम याद नहीं आ रहे हैं। वो इतनी मेडिसिनल वैल्यू की हैं, इतनी ज़्यादा शारीरिक उसको उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर वो नियमित रूप से कोई उसको लेता है, तो उसको कई जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, लेकिन वो एक बार या 2 बार से नहीं होती है, उसको लंबे समय तक आपको करना पड़ेगा। तो वो भी एक उसका आकर्षण है, निश्चित रूप से टूरिस्ट का आकर्षण है, और सेक्स टूरिज्म भी उसका एक आकर्षण है, लेकिन सभी के लिए नहीं, वो उसका एक कंपोनेंट है। लेकिन जो थाईलैंड का जो टूरिज्म बड़ा है, वो समग्रता से बड़ा है, उसकी व्यापकता में बड़ा है, किसी एक चीज की वजह से नहीं बड़ा है। और वहां पर जैसे दुनिया भर के क्लब है, हिंदुस्तान के क्लब भी मिल जाएंगे आपको, रसिया के क्लब भी मिल जाएंगे, यूरोप के क्लब भी मिल जाएंगे, हर जगह क्लब मिल जाएंगे। और वहां पर मनोरंजन के पूरे साधन है, रात भर नाइट लाइफ चलती है। तो वो जो नाइट लाइफ है उसको भी व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है। हमारे देश में नाइट लाइफ के नाम पे तो ये होता है कि कहीं सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, कहीं पर कुछ और इशू आ जाता है, तो वहां पर एक नाइट लाइफ एंजॉय कर सकता है। तो नाइट लाइफ को देखने के लिए भी लोग वहां पर जाते हैं। तो कुल मिला के जो एक जो थाईलैंड का जो टूरिज्म बढ़ने का कारण है, वो यही कहा जा सकता है कि सस्ता है, वहां पहुंचना आसान है, सुरक्षा है, और बिंदास लाइफ है, और हर तरह के टूरिस्ट के लिए हर तरह के वहां पर एंजॉय करने के साधन हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।